Everyone, and today we are going to start with the eighth lecture of the chapter Meeting Life Challenges. And आज हम इस chapter का last topic पढ़ने वाले हैं, and the name of the topic is Promoting Positive Health and Well-being. It is unlikely that we will go through life without some experience of personal crisis causing acute pressure for a while. तो ऐसा तो नहीं है कि हम जीवन को विदाउट एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस या प्रेशर व्यतीत कर देंगे. फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न टू द डे वी डाई, हम किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस या प्रेशर या फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन को तो एक्सपीरियंस करते ही है. फॉर यू स्टूडेंट्स एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन एग्जामिनेशन हो सकता है ना. तो ऐसे ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस या प्रेशर को एक्सपीरियंस तो करता ही है. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सीखें कि कैसे हम इन स्ट्रेसेस या प्रेशर्स से डील करके हमारे हेल्थ को इन्हीं स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स में ही प्रमोट कर पाए, एनहांस कर पाए, ताकि हमारा वेलबींग मेंटेन रहे. तो मैनी पीपल सेल थ्रू लाइफ एंड रिबिल्ड देयर लाइफ वेरी पॉजिटिवली. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं जीवन को देखने के लिए. दे हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी एंड देयरफॉर आफ्टर experiencing setbacks they are able to rebuild their life very positively. एंड इसीलिए वो चैलेंजेस को भी बहुत ही ईजिली ओवरकम भी कर सकते हैं. दे आर लाइकली टू हैव कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स. तो ऐसे लोगों का एटीट्यूड प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव होता है. साथ ही साथ उनके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट भी होता है. जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को प्रीवियस लेक्चर्स में, हर एक लेक्चर में मैंने कहा है कि सोशल सपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है एक इंडिविजुअल के लिए. एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, पर अगर उसके पास सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्टेड एल्डर्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स, तो फिर उसके लिए लाइफ के चैलेंजेस को या फिर स्ट्रेस से डील करना बहुत ही आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसके पास कोई भी सोशल सपोर्ट नहीं है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल को एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए जहाँ पर ऐसे लोग हो जो कि हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड एडवाइस प्रोवाइड करें, ताकि हम लाइफ में ओवरबर्डन ना फील करें, ताकि हम लाइफ के चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली ओवरकम कर पाए. ठीक है. When we find ways of managing these pressures and use the energy to create something positive out of the situation, then we will have learned to survive healthily and this will leave us more stress fit for future crises. तो अगर हमने ऐसे methods या techniques सीख लिए जिससे हम stress से deal कर पाए effectively, इससे हम ज़्यादा fit हो जाते हैं future stress या crisis या चैलेंज से डील करने के लिए. इट इज़ लाइक बीइंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ अनहेल्दी स्ट्रेस. तो पहला जो मेथड है, इट इज़ टू डेवलप अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी मतलब हमें एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना है खुद के लिए जो कि स्ट्रेस के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिवली डील कर पाए. तो स्टडीज़ बाय कोबासा ने ये दिखाया है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस से डील करते हैं, पर जो बहुत ही लो लेवल्स ऑफ डिजीज़ या इलनेसेस से डील करते हैं, उनके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस. एग्जाम से यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है. नाउ ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से बने हैं. पहला है कमिटमेंट, देन कंट्रोल एंड देन चैलेंज. हार्डीनेस क्या होता है? तो हार्डीनेस कुछ एक ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स है जो कि हम खुद के लिए रखते हैं, और द वे वी परसीव द वर्ल्ड एंड द वे वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, तो इसी को हम हार्डीनेस कहते हैं. सो जिस नज़रिया से हम खुद को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, एंड जिस तरीके से हम दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, घुलते मिलते हैं, इसी को हम हार्डीनेस कहते हैं. तो it takes shape as a sense of personal commitment to what you are doing, a sense of control over your life and a feeling of challenge. तो ऐसे लोग जो कि हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस से इफेक्टिवली डील करते हैं, उनके पास एक कमिटेड पर्सनालिटी होता है. तो वो पर्सनल गोल्स से कमिटेड होते हैं, वो खुद के काम को बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं. उनके पास एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है. उन्हें लगता है कि वट एवर चैलेंज आई एम फेसिंग इन माई लाइफ, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. ठीक है. साथ ही साथ वो हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एज अ हार्म या थ्रेट नहीं देखते, एज अ चैलेंज देखते हैं विच नीड्स टू बी ओवरकम. स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटीज हैव कंट्रोल विच इज़ अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ. तो अगर हमारे पास एक सेंस ऑफ पर्पस या फिर डायरेक्शन है हमारी ज़िंदगी में, तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली कम होगा ही.
कमिटमेंट टू वर्क, वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपनी गोल्स के खातिर, अपने वर्क के खातिर, फैमिली के खातिर, हॉबीज़ एंड सोशल लाइफ में भी वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. एंड चैलेंजिंग पर्सनैलिटी होता है जो हर एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन को एज अ चैलेंज कंसिडर करते हैं. दैट इज दे सी चेंजेस इन लाइफ एज नॉर्मल एंड पॉजिटिव रादर देन एज अ थ्रेट, जो मैंने पहले ही बताया था. एवरीवन डज नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक इंडिविजुअल के पास ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ये नहीं होता. हमें कभी कभी सीखना भी पड़ता है इन स्पेसिफिक लाइफ स्किल्स को. साथ साथ हमें रैशनल थिंकिंग भी सीखनी पड़ती है. एंड असर्टिवनेस यानी खुद के ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ एंड व्यूज़ को खुल के बोलना. दिस इज़ व्हाट असर्टिवनेस इज़, राइट. तो रैशनल थिंकिंग एंड असर्टिवनेस से भी हम काफ़ी हद तक स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं. सो दे इक्विप आवरसेल्व्स बेटर. These life skills equip ourselves better to cope with the demands of everyday life, etc. लाइफ स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं हम ये भी पढ़ लेंगे. तो लाइफ स्किल्स कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है या फिर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि हमें अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि हम एक पॉजिटिव बिहेवियर एग्जिबिट कर सकें, ताकि हम डिमांड्स या चैलेंजेस या स्ट्रेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ से इफेक्टिवली डील कर सकें. तो आवर एबिलिटी टू कोप डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी आर प्रिपेयर टू डील विथ एंड काउंटर बैलेंस एवरीडे डिमांड्स एंड कीप इक्विलिब्रियम इन आवर लाइफ्स. तो जो हमारा जो हेल्थ एंड वेलबींग डिपेंड करता है कि हम कैसे डील करते हैं लाइफ के स्ट्रेसेस से, कैसे हम अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे होम्योस्टासिस या बैलेंस ऑफ द बॉडी को हम मेंटेन करके रखते हैं. तो लाइफ स्किल्स कैन बी लर्नड एंड इवन इम्प्रूव्ड अपॉन. तो क्या क्या लाइफ स्किल्स हो सकते हैं ये याद रखना है, एग्जाम में आएगा. तो असर्टिवनेस जो मैंने पहले ही समझा दिया था, खुद के ओपिनियंस, व्यूज़ एंड वैल्यूज़ को ओपनली लोगों को बताना. दिस इज़ व्हाट असर्टिवनेस इज़. टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, प्रायोरिटाइज करना अपनी टास्क्स को, रैशनली सोचना, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स सच एज परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन आर सम लाइफ स्किल्स दैट विल हेल्प टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. तो असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस मैंने जैसे पहले भी समझाया था, इट इज़ अ बिहेवियर या स्किल जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ताकि हम अपनी फीलिंग्स को, नीड्स को, वांट्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए. इट इज़ द एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट, टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस. तो जो लोग असर्टिव होते हैं वो when the need be they can so say no to requests, है ना. हर चीज़ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती. कोई चीज़ ऐसा भी होता है जहाँ पर हमें definitely we should not agree to everything in life. So yes, assertive individuals, they also have the ability to say no to a request. अपने opinions को clearly state कर सकते हैं, express कर सकते हैं, self conscious ना होके एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को वेरी क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. एंड ये इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, लव, एंगर एट्सेट्रा, बट पॉजिटिवली इन इमोशंस को असर्टिव लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ़ यू आर असर्टिव यू फील कॉन्फिडेंट. असर्टिव एक असर्टिव इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट होता है, उनका सेल्फ इस्टीम भी ज़्यादा होता है एंड पर्सनल आइडेंटिटी, सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. टाइम मैनेजमेंट मतलब अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना. द वे यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. अगर आप 24/7 इफ़ यू एंगेज इन डूम स्क्रोलिंग देन डेफिनेटली तुम्हारा लाइफ का क्वालिटी बहुत ही कम होगा. इट विल बी अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू विल बी लीडिंग. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड इफ़ यू आर utilizing this time to do something productive like learning to play an instrument or studying, then definitely तुम्हारा life का quality enhanced होगा, है ना. तो learning how to plan time and delegate can help to relieve the pressure. तो बहुत हद तक अगर time manage कर लिया तुमने सही से, तो फिर आप तुम्हारा जो लाइफ का जो प्रेशर्स है उससे तुम इजीली डील कर पाओगे. द मेजर वे टू रिड्यूस द टाइम स्ट्रेस इज टू चेंज वंस परसेप्शन ऑफ टाइम. तो परसेप्शन, देखने का नज़रिया बदलो तो चैलेंजेस तुम इजीली ओवरकम कर पाओगे. द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू स्पेंड योर टाइम डूइंग द थिंग्स दैट यू वैल्यू. तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए जो कि हम वैल्यू करते हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि हम हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें, है ना. डूम स्क्रोलिंग से हमारे गोल्स तो अचीव नहीं होंगे, तो रादर वी शुड डिवोट आवर टाइम टू स्टडीज़ और लर्निंग अ लाइफ स्किल, है ना. तो वही, तो इट डिपेंड्स ऑन बीइंग रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू नो एंड व्हाट यू मस्ट डू विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो हमें
बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हमें प्रायोरिटाइजेशन का स्किल भी सीखना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही। रैशनल थिंकिंग मतलब रियलिस्टिक वे में रैशनली हम अगर सोचें तो इसी को हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं। तो मैनी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। अगर हमने सोचने का तरीका ही अगर गलत है तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो होगा ही। द वे यू थिंक एंड द वे यू फील आर क्लोजली कनेक्टेड। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम फील करते हैं। व्हेन वी आर स्ट्रेस वी हैव एन इनबिल्ट सिलेक्टिव बायस टू अटेंड टू नेगेटिव थॉट्स। जो स्ट्रेस के खातिर हम क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ही फोकस करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को तो भूल ही जाते हैं। तो हमें अवेयर होना है इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, और इनको हमें रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। एंड इमेजेस फ्रॉम द पास्ट विच इफेक्ट आवर परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को हमें अटेंड नहीं करना चाहिए, हमें रादर उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो रैशनल थिंकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है चैलेंजिंग योर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। अपनी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को चैलेंज करना और उसे रिप्लेस करना बाय रैशनल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड इरैशनल बिलीव्स को रैशनल बिलीव से रिप्लेस करना। फिर होता है ड्राइविंग आउट पोटेंशियली इंट्रूसिव नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट से डील ना करना और उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना, एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो इसी तरीके से हम रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं और अपने इरैशनल थॉट्स को रैशनल थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो रैशनल थिंकिंग इज डन। उसके बाद इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। सो व्हेन वी हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई टेंशन ना हो, कोई दरार ना हो, देन डेफिनेटली वी विल लिव अ पॉजिटिव हेल्थ, we will lead a positive life, right? We will have an improved health and well-being. The key to a sound lasting relationship is communication. So basically the cornerstone of a lasting relationship is communication. अगर हम एक दूसरे को अपनी बातों को ओपनली शेयर करते हैं, साथ ही साथ दूसरे के प्रॉब्लम्स को हम सुनते हैं एंड प्रॉपर एडवाइस देते हैं, डेफिनेटली आवर रिलेशनशिप्स विल गेट स्ट्रॉन्गर. So this consists of 3 essential skills, that is listening to what the other person is saying. हमें दूसरों के बातों को सुनना है, खुद ही सिर्फ बकबक नहीं करना है. साथ ही साथ हमें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, एंड हम क्या सोचते हैं उसे भी ओपनली एक्सप्रेस करना है. हमें असर्टिव रहना है. साथ ही साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि दूसरे the other person may have some different opinions, है ना, एंड वैल्यूज़. तो उन ओपिनियंस या वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स को भी हमें रिस्पेक्ट करना सीखना होगा. दैट इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, है ना. तो कम्युनिकेशन इज़ द की स्टोन टू अ रिलेशनशिप, लास्टिंग रिलेशनशिप. एंड इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन ओपिनियन, हमें दूसरों के ओपिनियंस को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स अस टू अवॉइड मिसप्लेस जेलसी एंड सल्किंग बिहेवियर. तो सल्की बिहेवियर, जेलसी, हेट्रेड, इन सब से हमें एंगेज नहीं होना. सेल्फ केयर नाउ. तो खुद के लिए केयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, है ना. एज द सेइंग गोज, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू केयर फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, एंड ओनली व्हेन योर कप इज़ फिल्ड कैन यू केयर फॉर अदर्स, है ना. So if we keep ourselves healthy, fit and relaxed, we are better prepared physically and emotionally to tackle the stresses of everyday life. तो अगर हमने खुद के लिए केयर किया, तो खुद के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को हमने प्रमोट किया, है ना, तो फिर दैट इज़ हाउ वी कैन टैकल द स्ट्रेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ. हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ आवर माइंड एंड इमोशंस, है ना. तो ब्रीदिंग पैटर्न से समझ में आता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारा इमोशंस क्या है. तो डेफिनेटली वी शुड ब्रीद मोर डीपली. व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, जो मैंने पहले भी बताया था, व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड और एंग्शियस वी टेंड टुवर्ड्स रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग फ्रॉम हाई इन द चेस्ट with frequent sighs. The most relaxed breathing is slow, stomach-centered breathing from the diaphragm, that is a dome-like muscle between the chest and the abdominal cavity. So यहाँ पर थोड़ा सा biological terms है, but it's very easy. तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा इनबॉर्न टेंडेंसी है कि हम अच्छे से ब्रीद नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं एंड चेस्ट से ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, एंड वी साई, है ना. तो इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस तो कम नहीं होता, ज़्यादा बढ़ता है, एंड वी फील एंग्शियस. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, हमें डीप ब्रीदिंग में एंगेज करना चाहिए, स्लोली ब्रीद करना चाहिए. रैपिड ब्रीदिंग से हटके रहना है, हमें स्लो ब्रीदिंग करना चाहिए, एंड हमारे पेट से, स्टमक से हमें ब्रीदिंग करना चाहिए.
और डायफ्राम एक मसल होता है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो हमें डायफ्राम से ब्रीथ करना है, स्टमक से ब्रीथ करना है, तो इसी से हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे कि नॉइज़, पोल्यूशन, स्पेस, लाइट, कलर, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मूड्स को, तो इसके लिए भी हमें अवेयर रहना है। एंड दे हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेसेस एंड वेलबींग। तो yes, we have completed the self-care का portion. Now, overcoming unhelpful habits. So, कुछ हम ऐसे habits भी adopt कर लेते हैं जो कि हमारे health and well-being को promote नहीं करते. Examples of such habits are procrastination. हम अपने काम को delay करते हैं. हम बोलते हैं कि नहीं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, but then we are just procrastinating, and इससे build up होता है pressure का and stress का. तो इससे हमारा effectiveness और कम जाता है ना। साथ ही साथ हम अवॉइड करते हैं लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, पर जब हम लाइफ के प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तब बाय मेनी फोल्ड्स हमारा स्ट्रेस एंड प्रेशर कम हो जाता है एंड वी ओवरकम द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि परफेक्शनिज्म की ओर बढ़ते हैं। दे वांट टू बी परफेक्ट, बट नोबडी इज परफेक्ट। हियर मी आउट, दिस इज द रियलिटी, nobody is perfect. So you cannot strive for perfectionism. You can just work hard, you can try your best, but don't try to be perfect. You will never be perfect. You will never measure up if you think that you have to be perfect, right? तो इसीलिए हमें इन unhelpful habits को avoid करना है. So what are the unhelpful habits that we should avoid? The unhelpful habits such as perfectionism, avoidance and procrastination को avoid करना है. एंड इससे ये बेसिकली परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम स्ट्रेस या प्रेशर से शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कोप कर पाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फील होता है टुवर्ड्स स्ट्रेस। तो इसीलिए हमें इन सब हैबिट से दूर ही रहना है ना। परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन करना ही नहीं है। परफेक्शनिस्ट आर पर्सन्स हु हैव टू गेट एवरीथिंग जस्ट राइट। तो ऐसे लोग जो कि परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे स्टार्ट टू अवॉइड देयर वर्क ऑल टुगेदर, है ना। सो दैट इज़ अ वेरी अनहेल्पफुल हैबिट. सो डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, try to be a hard worker. They have difficulty in varying standards according to factors such as time available, consequences of not being able to stop work and the effort needed, है ना। तो इसीलिए perfectionism नहीं करना. They are more likely to feel tense and find it difficult to relax and are critical of self and others and may become inclined towards avoiding challenges. तो वही perfectionism से avoidance तक जाना, it's just a matter of time. So it is important that we avoid being a perfectionist and yes, so this is how we can avoid being stressed, है ना। तो avoidance is to put the issue under the carpet and refuse to accept or face it. तो avoidance क्या होता है? Avoidance एक ऐसा strategy है जो हमने पहले भी पढ़ा था. It is a strategy या technique to cope with stress, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने stressful situation को avoid करते हैं, refuse करते हैं to deal with the stress, है ना। वो इंसान नहीं चाहता कि वो head on उस stressful situation या challenge को फेस करे और उसे ओवरकम करे। तो इससे और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कोप कर पाते हैं स्ट्रेस से, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट मेक्स अस मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। सो परफेक्शनिज्म एंड अवॉइडेंस को हमें अवॉइड करना है। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू फॉर लेटर। तो इससे भी बिल्डअप होता है स्ट्रेस का एंड इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ आवर परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. We are all guilty of saying I will do it later. People who procrastinate are deliberately avoiding confronting their fears of failure or rejection. So, what you need to fear is the fear of failure. So, you should not fear failure or rejection. You should just face the struggles of your life head on. Only then will you be a successful individual. साथ ही साथ बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं डेवलप करते हैं पॉजिटिव एंड हेल्दी इंडिविजुअल को. तो पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अच्छा, तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया है कि हेल्थ इज अ स्टेट. हेल्थ डज नॉट मीन कि एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. हेल्थ डज नॉट जस्ट मीन कि इंसान के पास कोई भी डिजीज या इलनेस नहीं है. नो, हेल्थ का मतलब एक कंप्लीट स्टेट जहाँ पर फिजिकल,
या बॉडीली लेवल में तो हेल्दी है ही इंडिविजुअल, मेंटली भी हेल्दी है, सोशली एंड स्पिरिचुअली भी हेल्दी है. And therefore we say कि health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Positive health comprises the following constructs: a healthy body, high quality of personal relationships. एक इंसान जो कि हेल्दी होता है उसका बॉडी तो हेल्दी होता ही है, फिजियोलॉजिकली वो तो हेल्दी होता ही है, वो एक साउंड कॉन्स्टिट्यूशन, गुड कॉन्स्टिट्यूशन को तो एंजॉय करता ही है, साथ ही साथ उसके पर्सनल या फिर इंटर पर्सनल जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी दरार नहीं होता, हाई क्वालिटी पर्सनल रिलेशनशिप्स होता है और उस इंसान को लगता है कि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है उसके लिए. उसके पास हाई सेल्फ रिगार्ड होता है, मास्टरी ऑफ लाइफ टास्क, उसके पास लाइफ स्किल्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट वो अच्छे से जानता है, साथ ही साथ रेजिलियंस टू स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड चेंज. अच्छा, तो स्पेसिफिकली फैक्टर्स दैट एक्ट एज स्ट्रेस बफर्स एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस बफर्स, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्ट एज स्ट्रेस बफर्स? तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सोशल सपोर्ट रखना. नाउ ये जो हम पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, इट इज़ काइंड ऑफ यहाँ पर रटने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर बस तुम्हें पढ़ना है एंड बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है. अगर तुमने बस पॉइंटर्स को याद रखा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन. तो रटने का कुछ नहीं है यहाँ पर. यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो बैलेंस डाइट कैन लिफ्ट वंस मूड. जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, बैलेंस्ड खाते हैं, लो फैट खाते हैं, हमारा मूड भी अच्छा रहता है ना. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द गट ब्रेन एक्सेस. गट brain axis, right? मतलब what we eat has an influence on how we feel, so that is known as the gut brain axis. So this is kind of out of syllabus but I just wanted to state this. सो येस, हमें एक ऐसा डाइट कंज्यूम करना चाहिए जो कि हमारे मूड को लिफ्ट करे, हमारे एनर्जी नीड्स को मीट करे, हमारे मसल्स को फीड करे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हेल्दी हो, हमारे हमें इलनेसेस के अगेंस्ट क्या करे, इम्यून बनाए, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करे एंड मेक वन फील बेटर टू कोप विद स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. तो अगर हमें एक अगर हेल्दीली अपनी लाइफ को बिताना है तो डेफिनेटली वी शुड ईट 3 meals a day. We should not skip meals. We should eat a variety of well-balanced diet. How much nutrition one needs depends on one's activity level. जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जिसका फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है. बट yes, nutritional needs also depends upon genetic makeup, climate and health history. What people eat and how much do they weigh improve behavioral processes. Some people are able to maintain a healthy diet and weight while others become obese. So obese भी नहीं होना हमें. When we are stressed, we seek comfort foods which are high in fat, salt and sugar, है ना. जब हम stressed होते हैं, we want to have some of our comfort foods, but ये comfort foods like chips and chocolates इनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है. टेम्पररी प्लेजर तो देते हैं ये comfort foods, but then क्या होता है लॉन्ग टर्म में उनका डेवस्टेटिंग कंसिक्वेंसेस होता है हमारे हेल्थ में. तो येस, वी मस्ट हैव अ बैलेंस डाइट, साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज करना है. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़ कन्फर्म अ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ. अगर हमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अगर हमने क्या करना है, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे आर वेरी मच इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड. अगर आपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो मेंटल हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगा. तो दोनों पे ही इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए. ऑल्सो ऑफ ऑल द मेजर्स एन इंडिविजुअल कैन टेक टू इम्प्रूव हेल्थ, एक्सरसाइज इज अ लाइफस्टाइल चेंज विद द वाइडेस्ट पॉपुलर अप्रूवल. रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग वेट एंड स्ट्रेस. तो एक्सरसाइज से हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं. वी डोंट बिकम ओबीस इफ वी एक्सरसाइज. साथ ही साथ स्ट्रेस भी मैनेज कर सकते हैं. इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन रिड्यूसिंग टेंशन, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइजेज हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. फिजिकल एक्सरसाइजेज में क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे कि योगिक आसनास, योगा में जो आसनास करते हैं लोग, तो दीज आर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. तो इससे हमारे मसल्स क्या होते हैं, टोन्ड होते हैं,
हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ही इंप्रूव होता है। साथ ही साथ एरोबिक एक्सरसाइजेस, मतलब एरोबिक एक्सरसाइजेस कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जहाँ पर हमें ऑक्सीजन, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Whereas stretching exercises have a calming effect, aerobic exercises increase the arousal level of the body. तो जो stretching exercise होता है, तो physical exercise भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड एरोबिक एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं एज इन द योगिक आसना। साथ ही साथ एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे बॉडी का जो अराउजल लेवल वो बढ़ जाता है एंड ऑक्सीजन का डिमांड भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में बॉडी में कामिंग इफेक्ट देखा जाता है, बट एरोबिक एक्सरसाइज से बॉडी का अराउजल लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाता है। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज वर्क एज स्ट्रेस बफर्स। सो डाइट, एक्सरसाइजिंग, दीज आर ऑल स्ट्रेस बफर्स। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ही फिट होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली वो अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ दे आर एबल टू फेस द नेगेटिव लाइफ इवेंट्स इवन वेरी सक्सेसफुली। साथ ही साथ हमें पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो लाइफ के हर एक चैलेंज को हम बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बी ऑप्टिमिस्टिक देन पेसिमिस्टिक। Positive attitude, positive health and well-being can be realized by having a positive attitude. Some of the factors leading to a positive attitude are having a fairly accurate perception of reality. तो देखने के नज़रिए को बदलो तो फिर सब बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सो यू शुड हैव एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। हमारी लाइफ में हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस होता है लाइफ में, तो उस पर्पस को रियलाइज़ करना, खुद को एक्सप्लोर करना, दिस विल प्रोवाइड अस विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने एक्शंस के लिए एंड हमें एक्सेप्ट करना है रियलिटी को, टॉलरेट करना है रियलिटी को। साथ ही साथ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड दूसरों के वैल्यूज़ को भी हमें क्या करना है, टॉलरेट करना है, रेस्पेक्ट करना है, इवन इफ़ यू डोंट एग्री विथ देम। साथ ही साथ हमें अपने सक्सेस के लिए खुद क्रेडिट लेना है भर भर के। साथ ही साथ अगर हमने फेल भी किया, वी शुड एक्सेप्ट द ब्लेम। जस्ट बिकॉज वी फेल्ड इन समथिंग डज नॉट मीन दैट वी आर अ फेलियर। Failure is the mother to success. This is what we should keep in our minds. And finally, being open to new ideas and having a sense of humor. Sense of humor से भी हम अपने स्ट्रेस को कमा सकते हैं, है ना। Laughing is the best medicine to stress, right? साथ ही साथ we should be open to explore new ideas. हमें खुद पर हंसने की क्षमता रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। You should not be too serious about yourself, है ना। You should have the ability to laugh at yourself, so it helps us to remain centered. मतलब ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। सो इट मेक्स अस हम्बल, है ना, एंड सी थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हैज़ बीन इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड इन रिड्यूसिंग एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। ऑप्टिमिज्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, which is the inclination to expect favorable life outcomes, has been linked to psychological and physical well-being. तो एक इंसान जो कि ऑप्टिमिस्टिक होता है उसका क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही मेंटेन रहता है। पीपल डिफर इन द मैनर इन विच दे कोप। तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से स्ट्रेस से कोप करता है। ऑप्टिमिस्ट्स टेंड टू एज्यूम दैट एडवर्सिटी कैन बी हैंडल्ड सक्सेसफुली, वेयरएज पेसिमिस्ट्स एंटिसिपेट डिजास्टर्स। तो ऑप्टिमिस्ट्स फेवरेबल आउटकम्स एंटिसिपेट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होगा अच्छा होगा, बट पेसिमिस्ट्स सोचते हैं कि हमारे जीवन में एकदम डिजास्टरस आउटकम्स आएंगे ड्यू टू द डिसीजंस दैट वी मेक। सो वी शुड strive for optimism than pessimism. Optimists use more problem focused coping strategies. वो प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्रॉब्लम से डील करते हैं हेड ऑन, एंड वो एडवाइस सीख करते हैं, हेल्प सीख करते हैं फ्रॉम अदर्स। देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर एडवाइस और हेल्प फ्रॉम अदर्स, है ना। साथ ही साथ पेसिमिस्ट्स वो इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम को और सोर्स ऑफ स्ट्रेस को, एंड यूज स्ट्रैटेजीज सच एज गिविंग अप एंड द गोल with which stress is interfering or denying that stress exists, है ना। तो पेसिमिस्ट क्या करते हैं, वो अवॉइड करने लग जाते हैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, फेस नहीं करते, वो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, और कभी कभी तो वो डिनाइल में भी होते हैं। दे डोंट एग्री कि स्ट्रेस एग्जिस्ट, दे डिनाई दैट स्ट्रेस एग्जिस्ट, है ना। तो वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक देन पेसिमिस्टिक। साथ ही साथ सोशल सपोर्ट,
इन एवरी लेक्चर मैंने बोला है कि सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सोशल सपोर्ट इज़ डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन हुम वी कैन रिलाई अपॉन. ऐसे लोग जिनके ऊपर हम भरोसा कर सके, रिलाई कर सके, पीपल हु लेट अस नो दैट दे केयर अबाउट वैल्यू एंड लव अस. तो हमें एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए जहाँ पर ऐसे इंसान हो जो कि हमें हमें दे मेक अस फील लव्ड, दे वैल्यू अस एंड दे केयर फॉर अस, जेन्युइनली केयर फॉर अस. दिखावट नहीं, बट जेन्युइन केयर, लव एंड ऐसे लोगों को हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए. Someone who believes that she or he belongs to a social network of communication and mutual obligation experiences social support. And perceived support that is the quality of social support is positively related to health and well-being. तो yes, social support से हमारा physical and mental health दोनों ही influence होता है. Social network that is the quantity of social support is unrelated to well-being. तो कितने लोग हमारे social network पे बने हैं, जुड़े हैं हमसे, इससे हमारा हेल्थ एंड वेलबींग इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट रादर किस क्वालिटी में वो हमें सोशल या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग. बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिमांडिंग टू मेंटेन अ लार्ज सोशल नेटवर्क. तो इट डज़ नॉट मैटर कि हमारे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे लोग हमारे सोशल नेटवर्क पे हमारे साथ जुड़े हैं. सो द क्वान्टिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, बट what influences our health and well-being is the quality of social support that is available to us. तो स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि जो वुमेन दे आर एक्सपोज टू लाइफ event stresses who had a close friend were less likely to be depressed and had lesser medical complications during pregnancy. तो वही कि अगर हमारे पास सोशल सपोर्ट हो तो डेफिनेटली वी विल हैव अ पॉजिटिव हेल्थ एंड वी विल हैव an enhanced well-being. Social support can help provide protection against stresses. So people with high levels of social support from family and friends may experience less stress when they confront a stressful experience and they may cope with it more successfully. तो ऐसे लोग जिनके पास सोशल सपोर्ट हो एनी फॉर्म में, बी टैंजिबल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हम डिस्कस करेंगे ये क्या क्या होते हैं, what is tangible support, what is informational, what is emotional support, हम डिस्कस करेंगे. बट इन जनरल इफ पीपल हैव सपोर्ट इन एनी फॉर्म, सोशल सपोर्ट एक इंसान को अगर हमने किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड किया, अगर क्वालिटी सोशल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल बहुत ही आसानी से लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. सो सोशल सपोर्ट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल सपोर्ट. तो यहाँ पर बेसिकली मटेरियल गुड्स दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, गुड्स दिए जाते हैं, सामान दिए जाते हैं, सर्विसेज दिए जाते हैं, और इसी तरीके से इमोशनल या सोशल सपोर्ट दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ चाइल्ड गिव्स नोट्स टू हर और हिज फ्रेंड सिंस ही और शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस. तो इससे वो सोशल सपोर्ट दिखा रहा है, किस फॉर्म में, टैंजिबल फॉर्म में, मटीरियल या गुड्स के फॉर्म में, है ना. द नोट्स और द मटीरियल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड to the sick child acts as a tangible support. Family and friends also provide informational support about stressful events. For example, a student facing a stressful event such as a difficult board examination, if provided information by a friend who has faced a similar one, would not only be able to identify the exact procedures involved, but also would facilitate in determining what resources and coping strategies could be useful to successfully pass the examination. तो इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट में क्या होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट सपोज तुम्हारे किसी फ्रेंड ने या फिर किसी सीनियर ने बोर्ड एग्जामिनेशन पहले से ही दे रखा है, तो उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा आइडिया होगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, कैसे तुम्हें देना चाहिए, है ना. टिप्स एंड ट्रिक्स मांगते होगे सीनियर्स से. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. साथ ही साथ जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो वन में एक्सपीरियंस सैडनेस, हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, वी वरी अबाउट आवर फ्यूचर, हमारा सेल्फ इस्टीम कम जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम जाता है. बट जब हम सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के से सराउंडेड होते हैं, दे प्रोवाइड एज इमोशनल सपोर्ट बाय रीएश्योरिंग, है ना, द इंडिविजुअल दैट शी और ही इज़ लव्ड, वैल्यूड एंड केयर्ड फॉर. तो इमोशनल सपोर्ट में क्या होता है, हमारे जो सोशल नेटवर्क में जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वो हमें रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, वी विल बी एबल टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन. वो हमें ढेर सारा प्यार देते हैं, दे वैल्यू आस
हमारे लिए केयर भी करते हैं. सो दिस इज़ हाउ दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सोशल सपोर्ट इफेक्टिवली रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सच एज डिप्रेशन और एंग्जाइटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. तो जहाँ अगर हमारे पास सोशल सपोर्ट इन एनी फॉर्म, टैंजिबल सपोर्ट और मटीरियल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट, किसी भी फॉर्म में अगर हमें सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऐसे साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स को भी प्रिवेंट किया जाता है. देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट सोशल सपोर्ट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल वेलबींग, है ना. तो अगर हमें साइकोलॉजिकली फिट रहना है तो सोशल सपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जनरली सोशल सपोर्ट लीड्स टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट फॉर बोथ द गिवर एंड द रिसीवर. तो ऐसा नहीं है कि जिसको सोशल सपोर्ट दिया जा रहा है सिर्फ वही बेनिफिट करेगा फ्रॉम द सोशल सपोर्ट. एक इंसान जो सोशल सपोर्ट दे रहा है, दैट पर्सन will learn the meaning of love, है ना. So this will definitely have a positive impact on both the person who is giving the social support and also the person who is receiving the social support. So yeah, अगर मैंने यहाँ पर conclude किया तो फिर I'll be writing कि support, social support तीन टाइप के होते हैं. एक तो होता है tangible support, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट इज इमोशनल सपोर्ट. तो टैंजिबल सपोर्ट में, टैंजिबल सपोर्ट एक ऐसा टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट है जहाँ पर मटीरियलिस्टिक वे में हम सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल्स को, है ना. ये मटीरियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकता है, पैसों के फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे कि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मैंने तो नोट्स का एग्जाम्पल दिया ही था. तो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तुम टैंजिबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो. सपोज एक इंडिविजुअल बहुत ही सिक है एंड मेडिकल बिल्स को फिल करने के लिए दैट पर्सन नीड्स मनी. सो इफ़ यू आर मनीटरीली सपोर्टिंग दैट पर्सन, दैट इज़ ऑल्सो टैंजिबल सपोर्ट. साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम्स में हमारी मम्मियाँ हमें टैंजिबल सपोर्ट देती है इन द फॉर्म ऑफ द गुड फूड दैट वी ईट, है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो टैंजिबल सपोर्ट. इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट जो मैंने सीनियर्स का एग्जाम्पल दिया, है ना. इफ़ यू आर वेरी एंक्शियस अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हें यू आर फीलिंग वेरी वरीड अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो तुम अपने सीनियर से या फिर ऐसे फ्रेंड से बात करोगे जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रखे हैं. तो उनसे तुम इन्फॉर्मेशन गेन करोगे कि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रोसीजर कैसा है, तुम्हें कैसा पढ़ना चाहिए. सो ये भी तो एक सोशल सपोर्ट है. और कैसा टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट है? इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट. साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट, जहाँ पर आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, द पीपल इन आवर सोशल नेटवर्क, दे प्रोवाइड अस विथ लव, है ना. साथ ही साथ दे वैल्यू अस, केयर फॉर अस, दे रीअश्योर अस एंड दे टेल अस कि नहीं हम you will be able to overcome the life challenge. So this is a type of social support known as emotional support. So yes, with this we have completed the chapter, and I would only advise you कि तुम NCERT को line by line read करो खुद से, and if you have any doubt feel free to comment below, and मिलते हैं next chapter में. Thank you.